जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का अधिगम मंत्रा पर। मैं विकास गुप्ता आपके बीच हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं केवीएस पीजीटी कॉमर्स के टॉपिक वाइज एमसीक्यू। तो काफ़ी कुछ जो हमने पीछे के वीडियोस में कवर अप किया है, काफ़ी सारे टॉपिक्स को हमने कवर किया है। और ये जो जर्नी है हमारी, ये कंटिन्यू है ना। और ये कंटिन्यू भी रहने वाली है आपके एग्ज़ाम्स तक, है ना। तो पीछे कुछ एप्लीकेशंस वगैरह, रिक्वेस्ट वगैरह आई थी, तो उन चीज़ों को इग्नोर कीजिएगा। तो अभी आपका पूरा माइंड सेट है कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। तो आप अपने उस ही पैटर्न के बेसिस पर क्या कीजिए, अपना एग्ज़ाम्स को प्रिपेयर करते हुए चलिए। जो माइंडसेट आपने तैयार किया है, तो किसी भी अदर इन्फॉर्मेशन के चक्कर में मत आइए, और किसी भी लालच के चक्कर में मत आइए कि भाई ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब तक आप इस चीज़ को तय नहीं कर लेंगे कि हमारा एग्ज़ाम उस पर्टिकुलर डेट को होना है ना, तब तक आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको एक नया स्केल नहीं दे पाओगे, आप उसको आगे नहीं बढ़ा पाओगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ये डिटरमाइन करके चलें, कि आप ये कंफर्म करके चलें कि आपका एग्ज़ाम 16 से 20 के बीच में होना है ना। तो उसके अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर भी कर लेंगे। दूसरी बात क्या है कि जो भी बच्चे यहाँ तो जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर वो टेलीग्राम चैनल पर अभी तक नहीं जुड़े हैं, है ना, तो जो भी टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम पर फटाफट से जुड़ जाइए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हो रहे हैं डेली क्विज फॉर 40 क्वेश्चंस पर डे। हर रोज़ आपको 40 क्वेश्चंस के जो क्विज है वहाँ पर कराए जा रहे हैं, जहाँ पर आप क्वेश्चन रीड करके करेक्ट ऑप्शन को क्या करते हैं, चूज़ करते हैं। और अगर आपको वहाँ पर किसी भी तरह का कोई डाउट या क्वेरी होता है, तो आप उसे भी वहाँ पर क्या कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं, पूछ सकते हैं। एक डिस्कशन हो जाता है वहाँ पर। तो उससे ये होगा कि आपके लिए अपनी अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना क्या हो जाएगा, ज़्यादा आसान हो जाएगा। और यार देखो, एमसीक्यू के अंदर ना एफिशिएंसी ही काम आती है, ठीक है। मतलब कंटेंट, कि आपको कितनी नॉलेज है उसके बारे में, और प्लस आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में कितना ज़्यादा एफिशिएंट है, कितना टाइम लगाते हो। तो वो चीज़ कब आएगी? वो चीज़ तब आएगी जब आप उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करोगे। और यही एक कारण था कि हमने एकदम से क्या करा, एमसीक्यू सीरीज ले आए। क्यों? क्योंकि टाइम कम था और एमसीक्यू ज़्यादा करने हैं। तो जब तक आप प्रिपरेशन नहीं करोगे, तब तक आपका जो रिजल्ट है, जो आउटपुट निकल करके आना चाहिए, वो नहीं निकल कर आ पाएगा, है ना। तो इसीलिए जो भी बच्चे नए जुड़े हैं, वो एक बार पुराने प्रीवियस के जितने भी वीडियोस हैं उनको एक बार देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट आपके जो आइकन है उसमें आपको शो हो जाएगी, और क्या कहते हैं, आपका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर भी आपकी प्लेलिस्ट है, और टेलीग्राम से जुड़ने का जो लिंक है वो भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, अधिगम मंत्रा, है ना। और ठीक है ना। और अगर कहीं भी कोई भी क्वेरी है, आपको पर्सनली डिस्कस करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, या फिर आप ग्रुप के व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, उसका भी। तो कुल मिला करके मेरे से जुड़ने का हर जो मोड हो सकता है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कहीं पर भी आप जुड़ सकते हैं। कुल मिलाकर के तैयारी बेहतरीन करते हुए चलनी है, और ये मानते हुए चलना है कि अब की बार मतलब केवीएस पार, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, जहां पर हम डिस्कस करेंगे लगभग 60+ एमसीक्यूज, ठीक है। चलिए, ये रहा आपके सामने आज का पहला वीडियो। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम नेचर और सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है ना, इनके जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। कोशिश की है कि आपका जितना भी कंटेंट है सारा का सारा वो इसमें क्या हो जाए, इंक्लूड हो जाए, ठीक है ना। द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट रिटन बाय, ये एक बुक का नाम है, प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। इस बुक के लेखक कौन है? पीटर एफ ड्रकर, टैरी, लुइस एलेट या हेनरी फेयोल? बताइए, करेक्ट आंसर इनमें से क्या होना चाहिए? पीटर एफ ड्रकर, टैरी, लुइस एलेट या हेनरी फेयोल? इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो पीटर एफ ड्रकर जाएगा। तो पीटर, प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, पी से पीटर। तो यहाँ पर पीपी वाली बात हो रही है, तो आप इसको इस तरह से भी क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। नो रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन इज अवेलेबल फॉर। देखिए, प्रोफेशनल एसोसिएशन क्या होती हैं? जैसे आपने सीए किया हुआ है, तो सीए की अपनी एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है, दैट इज आईसीएआई, है ना। या जैसे आप लॉ करते हो,
तो लॉ की भी है ना, क्या है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ऐसे ही आपसे पूछा है कि किसकी नहीं है, लॉ की, मैनेजमेंट की, अकाउंटेंसी की या डॉक्टर की, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। जो इसका करेक्ट आंसर जाएगा वो मैनेजमेंट जाएगा। क्यों? क्योंकि लॉ की जो प्रोफेशनल एसोसिएशन है बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, डॉक्टर्स की मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, और अकाउंटेंसी के लिए कौन चूज किया जाता है साहब, सीए, और उसकी एसोसिएशन कौन है, आईसीएआई, जो अकाउंटेंसी के लिए क्या बनाती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिपेयर करती है। लेकिन मैनेजमेंट के लिए अभी तक ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई एसोसिएशन नहीं है जो मैनेजमेंट के लिए रूल्स रेगुलेशन या कोड ऑफ कंडक्ट को क्या कर सके, प्रिपेयर कर सके। नेक्स्ट, टू विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट डू द फर्स्ट लाइन मैनेजर बिलोंग्स। पहली श्रेणी के जो प्रबंधक होते हैं वो किस लेवल में आते हैं, बताइए। पहली श्रेणी के जो मैनेजर्स होते हैं वो किस लेवल में आते हैं, लोअर, मिडिल, टॉप या नन ऑफ दीज। ये तो हटा देता हूँ क्योंकि पहली श्रेणी में तो नहीं आएंगे, या तो वो ऊपर से शुरू करोगे या नीचे से शुरू करोगे। तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, उसके नीचे फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है जिसको आप डिपार्टमेंटल हेड भी बोलते हो, और ये फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है जिसको सुपरवाइजरी लेवल भी बोला जाता है, ऑपरेशनल लेवल भी बोला जाता है। तो बताइए क्या करेक्ट है, क्या आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ए होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इनमें से मिडिल लेवल मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन है, अप्रूविंग बजट, बजट्स को अप्रूव करना, वर्क पॉलिसीज को डिटरमाइन करना, जो हमारी रिसोर्सेज उनको असेंबल इकट्ठा करना, या इंटरप्रिटेटिंग पॉलिसीज, पॉलिसीज को इंटरप्रिटेट करना मतलब उनको लागू करना। तो जो करेक्ट आंसर जाएगा वो इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। वर्क पॉलिसीज काम की मतलब किस तरीके से काम किया जाएगा, जैसे रूल्स और रेगुलेशंस हो गया इसमें से एक, तो वो कौन बनाता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है। बजट्स कौन अप्रूव करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट करेगा। और रिसोर्सेज को असेंबल कौन करेगा, है ना। तो ये वाली एक बात हो गई। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा बच्चे वो डी जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द वर्ड्स कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन आर। जो कोऑपरेशन, एक तो होता है कोऑपरेशन, एक होता है कोऑर्डिनेशन। जैसे ये जो दो लोग हैं ये इस व्यक्ति के अंडर में काम करते हैं, ठीक है, और एक व्यक्ति ये है जिसके अंडर में ये दोनों काम करते हैं। ये राम है, ये श्याम है, ये मोहन है और ये जगत है। समझ आ गई कहानी इतनी? बहुत बढ़िया। अब ये जो है अभी और ये दिव्य, तो यहां पर जो है, जो अभी है ना, अभी ने एक वर्क दिया असाइन करने के लिए कि भाई आप दोनों मिलकर के इस काम को करिए बेहतर तरीके से। क्या कीजिए, इस काम को बेहतर तरीके से कीजिए। अच्छा, जो राम और जगत हैं, है ना, राम और जो जगत हैं, दे आर कॉल्ड लाइक बेस्ट फ्रेंड। वो होते हैं ना लंगोटिया यार टाइप से हैं, ठीक है। अब ये दोनों प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, ये दोनों इस प्रोजेक्ट पर, है ना। अब इन दोनों ने डिसाइड करा कि भाई कुछ काम तुम करना और कुछ काम मैं करूंगा, है ना। तो उसमें राम का जो काम था वो थोड़ा सा क्या हो गया, अच्छा ये जो राम का जो काम था वो थोड़ा सा क्या हो गया, वो पेंडिंग में चला गया। किस में चला गया? पेंडिंग में चला गया। जगत ने पूछा कि और भाई क्या चल रहा है आजकल, तो राम ने कहा यार कुछ नहीं, प्रोजेक्ट मिला हुआ है, थोड़ा सा अटका हुआ है। तो जगत बोला अच्छा ठीक है, मेरे को देखा, मैं हेल्प कर देता हूँ। तो ये जो आप खुद से इनिशिएट लेते हो ना, खुद से जब इनिशिएट लेते हो उसको बोलते हैं कोऑपरेट करना, कोऑपरेशन। और जब आप जो आपकी हायरार्की बनी हुई है जैसे ये दोनों, तो ये जो दोनों जो आपस में एक दूसरे को करेंगे उसको क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन। क्या कहेंगे?
कोऑर्डिनेशन, है ना। तो कोऑर्डिनेशन जो होता है वो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होता है। क्लियर है। तो आपसे यही पूछ रहा है, तो कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन जो वर्ड हैं वो कैसे हैं, सिनोनिम्स हैं, अपोजिट हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, या सभी। तो ये जो शब्द हैं ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, ये बात ध्यान में रहेगी। चलिए बात आगे बढ़ते हैं। व्हाट कंट्रीब्यूट्स टू द एलिमिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। जो हमारी बड़ी संस्थाएं होती हैं, बड़े स्तर की जो संस्थाएं होती हैं, है ना, उनमें जितनी भी तरह की कॉम्प्लेक्सिटी होती है, मतलब एक तरह से ये समझ लीजिए कि जितनी भी रुकावटें आती हैं, है ना, या जितना भी हमारा क्या कहते हैं होच पोच हो जाता है चीज़ें, है ना, चीज़ें जो होच पोच हो जाती हैं, ये भी वो भी वो भी ये भी, तो उनको कौन एलिमिनेट, किन के माध्यम से एलिमिनेट किया जा सकता है। ठीक है, बताइए, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, या कोऑर्डिनेशन, बताइए। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन क्या करता है आपका, कोऑर्डिनेशन की हेल्प से आप जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी है आप उसको क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे एक चीज़ समझो, आपकी एक क्लास है ना, उस क्लास में हर क्लास, भाई आपका केवीएस में सिलेक्शन हुआ, राइट। तो जब आपका केवीएस में सिलेक्शन हुआ तो आपका एक फेस्टिवल आ रहा है, जैसे अब कोई भी फेस्टिवल आएगा, है ना। फॉर एन एग्जाम्पल केवीएस में जो पहला आपका फेस्टिवल आएगा, मेरे ख्याल से होली या दिवाली आएगा, जो भी आएगा, खैर चलो दिवाली मान लेते हैं। और आपके प्रिंसिपल ने क्लास टीचर्स को ड्यूटी असाइन करी कि जो भी सबसे खूबसूरत जिसकी भी क्लास दिखेगी, है ना, उसको क्या मिलेगा, उसको प्राइज मिलेगा। ठीक है, तो अब आप लग गए। तो अब एक बात मुझे बताओ, अब कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं, है ना। तो उन 40 स्टूडेंट्स क्या करेंगे, उनके सामने एक चैलेंज आएगा। चैलेंज किस चीज़ का आएगा कि भाई इसको मोस्ट अट्रैक्टिव क्लासरूम कैसे बनाया जाए, है ना। तो उनमें से कुछ जो आपने क्या किया, आपने कुछ ग्रुप्स बना लिए कि भाई ये सामान अरेंज करेंगे, ये डेकोरेट करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। तो आपने 4 ग्रुप बना लिए और 4 ग्रुप में आपने हर एक ग्रुप में 10-10 मेंबर रख दिए। क्या रख दिए, 10-10 मेंबर रख दिए। तो जब आपने हर एक ग्रुप में 10-10 मेंबर रख दिए और आपने इनको ड्यूटी असाइन कर दी, तो इसका मतलब क्या, पूरी क्लासरूम का जो वर्क था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब आसानी से ये सभी क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हुए, क्या करते हुए, आपस में एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हुए जो क्लासरूम है उसको मोस्ट अट्रैक्टिव बना लेंगे। समझ में आ रहा है। तो इसीलिए जो भी कॉम्प्लेक्सिटी थी आपके सामने की कि मोस्ट अट्रैक्टिव कैसे बनाया जाए, वो क्या हो गई, एलिमिनेट हो गई। किसके बेसिस पर, कोऑर्डिनेशन के बेसिस पर। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ अ प्रोफेशन सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, इनमें से कौन सी विशेषता है जो प्रोफेशन की कौन सी विशेषता है जो मैनेजमेंट को एज अ प्रोफेशन बताने में मदद करती है। देखिए, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें एक तो वेल डिफाइंड बॉडी नॉलेज होती है, रिस्ट्रिक्टिव एंट्री होती है ना। रिस्ट्रिक्टिव एंट्री के बाद क्या होता है, पर्सनल प्रोफेशनल एसोसिएशंस होती हैं, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, और क्या होता है, सर्विस मोटिव होता है ना। यही तो होता है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स होते हैं इसके। तो इसका मतलब है कि एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट और नन ऑफ दिस तो हट गए, अब बचे 2। बताइए, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, रिस्ट्रिक्टिव एंट्री है। अच्छा एक बात बताओ, अगर कंपनीज को देखा जाए तो आज जितने भी मैनेजर्स हैं, कौन है, जितने भी मैनेजर्स हैं, क्या सभी के सभी एमबीए क्वालिफाइड हैं? बताइए, क्या सभी के सभी एमबीए क्वालिफाइड हैं? नहीं। तो जब इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं भी है तो भी आप उसमें एंट्री ले सकते हो। तो इसका मतलब एंटर रिस्ट्रिक्ट तो है नहीं, लेकिन हाँ हमें उनके बारे में कुछ नॉलेज होना ज़रूरी है। तो इसीलिए मैनेजमेंट में प्रोफेशन का जो फीचर मिलता है वो यही मिलता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ कॉल्ड मैनेजमेंट अ सॉफ्ट साइंस,
मैनेजमेंट को एक सॉफ्ट साइंस क्यों कहा गया? सॉफ्ट साइंस का मतलब क्या होता है? जिसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होते, वो फ्लेक्सिबल होते हैं, उन्हें उन अपने या टाइम के अकॉर्डिंगली क्या किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है ना। तो ये किसने कहा था? पीटर ड्रकर ने, गैलीलियो गैलीली ने, हैरोल्ड कून्स ने, या अर्नेस्ट डेल ने? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? अर्नेस्ट डेल। ठीक है, ये ध्यान में रख लें। किसने कहा है सॉफ्ट साइंस को, मैनेजमेंट को सॉफ्ट साइंस? अर्नेस्ट डेल। ठीक है, नेक्स्ट। सेल प्रोवाइड्स रेगुलर सर्विस एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर। सेल है ना, सेल एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करते हैं, वो रेगुलेट्स जो अब उनसे रिलेटेड जो एसोसिएटेड सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करती है रेगुलरली। किस किस में? एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ वगैरह में। टू द फॉक्स लिविंग क्लोज टू इट्स स्टील प्लांट्स विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ऑर्गेनाइजेशनल का, सोशल का, पर्सनल का, या पॉलिटिकल का? देखिए, अगर कहीं पर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है तो पॉलिटिकल जाएगा, कहीं पर एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट होता है तो वो पर्सनल जाएगा, कहीं पर आपको ग्रोथ, प्रॉफिट, सर्वाइवल, अगर आपको ये दिखता है तो क्या जाएगा? ऑर्गेनाइजेशन जाएगा। लेकिन अगर कहीं पर आपको वेलफेयर वाली बात समझ में आती है तो वो किस पर जाएगा? सोशल पर जाएगा। क्लियर है ये वाली बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश रेफर्स टू द इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जैसे ये व्यक्ति है, अभी आपने एक टीम बनाई थी ना 10 लोगों की, तो ये 10 लोगों की टीम को क्या करता है? लीड कर रहा है। 1 2 3 4 और 1 5, और 5 इसके पीछे खड़े हैं। 1 2 3 4 और 1 5, तो ये 5 लोग हैं, है ना। तो ये 5 लोगों को क्या कर रहे हैं? लीड कर रहे हैं। अब ये इन्हें इंस्ट्रक्ट भी करेगा, गाइड भी करेगा, कम्युनिकेट भी करेगा, और इन्हें इंस्पायर भी करेगा अच्छा काम करने के लिए, अच्छे तरह से काम करने के लिए। तो ये जो फंक्शन है, ये जो आप पूरा जो प्रोसेस चल रहा है, ये स्टाफिंग का है, ऑर्गेनाइजिंग का है, कंट्रोलिंग का है, डायरेक्टिंग का है? बताइए। तो करेक्ट आंसर जो मैं आपको बताता हूं, देखिए, अगर कहीं पर अपॉइंटमेंट छोड़ो, अगर कहीं पर ह्यूमन रिसोर्स की बात होती है, किसकी बात होती है? ह्यूमन रिसोर्स, मतलब लोगों की बात होती है, स्टाफिंग में जाएगा। अगर कहीं पर रिसोर्सेज या डिपार्टमेंट या हायरार्की की बात होती है तो वो कहां पर जाएगा? ऑर्गेनाइजिंग में। और अगर कहीं पर चेक, वैल्यूएशन वगैरह की बात होती है तो कंट्रोलिंग जाएगा। और अगर कहीं पर मोटिवेशन, गाइड, लीडरशिप, मतलब कुल मिलाकर के लीडरशिप की अगर कहीं पर बात होती है तो वो किस में जाएगा? डायरेक्टिंग में जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्टिंग। चलिए नेक्स्ट। कोऑर्डिनेशन इज अ डैश प्रोसेस, डिसकॉन्टिन्यूअस, अनयूजुअल, कॉन्टिन्यूअस, या ए बी? बताइए। कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, ये एक बार में खत्म नहीं होगा, ये बार बार क्या होगा? चलता रहेगा। ठीक है ना। Who divided levels of management into 3 categories? Top level management, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट? बताइए। इनमें से एडवर्ड फ्रांसिस, गैलीलियो गैलीली, पीटर ड्रकर, या नन ऑफ दीज? बताइए। एडवर्ड फ्रांसिक यही थे जिन्होंने इन्हें 3 कैटेगरी में बांटा, और वो 3 कैटेगरी अपर, मिडिल और लोअर मैनेजमेंट है, जिसमें लॉन्ग टर्म गोल्स, प्रोडक्ट, मार्केटिंग, बिजनेस ऑर्गेनाइजिंग आता है, जिसमें सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, या
वीपी मार्केटिंग, है ना। इसमें इंटरप्रेटर्स आते हैं जो प्लान को क्या करते हैं, बताते हैं। इसमें रीजनल और प्लांट मैनेजर भी होते हैं। ये प्लान को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। इसमें टीम लीडर होते हैं, असिस्टेंट मैनेजर्स होते हैं, फोरमैन होते हैं। इसको फोरमैनशिप लेवल भी कहा जाता है, और शिफ्ट मैनेजर, और इसको सुपरवाइजरी लेवल भी कहा जाता है इस वाले। तो एडवर्ड फ्रांसिक। नेक्स्ट, डैश रेफर्स टू कंप्लीटिंग जॉब ऑन टाइम। अपनी जॉब को समय से पूरा करना क्या कहलाता है, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, कॉपरेशन, या नन ऑफ दीज, बताइए। तो जब भी आपकी टाइम की बात आएगी तो आप इफेक्टिवनेस आएगी, है ना। और जहां भी आपकी रिसोर्सेज वाली कहानी होगी या प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, वो एफिशिएंसी कहलाएगा, ठीक है। अ फास्ट फूड कंपनी ब्रिंग्स सेवरल चेंजेस इन इट्स मेन्यू टू सर्वाइव इन द इंडियन मार्केट इज एन एग्जांपल ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ मैनेजमेंट। आपका कोई कैफेटेरिया है, उस कैफेटेरिया में आप पहले कुछ बेचते थे, लेकिन अभी आपने वो सारा मेन्यू चेंज कर दिया अपनी जो भी कस्टमर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए। तो आपसे पूछे इनमें से जो प्रबंध है उसकी कौन सी विशेषता है, गोल ओरिएंटेड है, मल्टी डायमेंशनल है, ऑल परवेसिव है, या डायनामिक है। गोल ओरिएंटेड में ऑब्जेक्टिव्स फुलफिलमेंट की बात होती है, मल्टी डायमेंशनल में वर्क की, प्यूपल्स की और ऑपरेशन की बात होती है। ऑल परवेसिव में मतलब बिजनेस और नॉन बिजनेस। एक्सिस्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, है ना, जो मैनेजमेंट है उसका अस्तित्व बिजनेस और नॉन बिजनेस सभी जगह होता है और सभी लेवल्स में होता है, ऑल लेवल्स। तो जहां पर भी ऐसी कोई कंडीशन दिखे तो आपका वो ऑल परवेसिव चला जाएगा। अब बचा डायनेमिक, जहां पर भी चेंज की बात आती है, चेंज, है ना, वहां पर क्या आएगा आपका डायनेमिक। क्लियर है, तो करेक्ट आंसर इसका यही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट सूट्स मैनेजमेंट, इनमें से कौन सा मैनेजमेंट को बिल्कुल अच्छे तरीके से सूट करता है, आर्ट, साइंस, प्रोफेशन, या नन ऑफ दिस। अगर आपने पीछे देखा होगा कि प्रोफेशन मैनेजमेंट जो है वो प्रोफेशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैनेजर्स हैं जिनके पास क्वालिफिकेशंस नहीं है लेकिन वो बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस को लीड करते हैं। ये तो गया। साइंस तो रिजिड होती है, साइंस कैसी होती है, रिजिड होती है ना। और जबकि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, है ना। तो दोनों में तो बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे साइंस का अगर हम ये मान के चलें 2 + 2 = 4 है, लेकिन बिजनेस में कई बार हमें नहीं करना होता ये वाली कंडीशन, समझ रहे हो आप। चलिए अब बचा आर्ट। तो आर्ट है क्या, आर्ट के लिए क्रिएटिविटी चाहिए, मैनेजमेंट चलाने के लिए भी क्रिएटिविटी चाहिए। जैसे जैसे आप एक्सपर्टीज गेन करते चले जाओगे वैसे ही आपकी जो ड्राइंग है, जो आपकी कला है, वो और भी ज़्यादा अच्छी होती चली जाएगी। ऐसे ही जैसे जैसे आप मैनेजमेंट में, बिजनेस में काम करते हुए चलोगे, है ना, तो वैसे वैसे आपके जो स्किल्स हैं वो और भी ज़्यादा क्या हो जाएंगे, पॉलिश हो जाएंगे, और आप और अच्छा परफॉर्म करोगे। तो कुल मिला करके अगर कहा जाए तो मैनेजमेंट एक आर्ट है। क्लियर है ना ये वाली बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस बिकॉज इट हैज डैश इन अ सीक्वेंस। मैनेजमेंट को एक प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके 3 लेवल हैं, 5 फंक्शन हैं, 3 ऑब्जेक्टिव हैं, या ए और बी दोनों। बताइए। देखिए, मैनेजमेंट को एक प्रक्रिया, प्रबंध को एक प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है, उसके 5 फंक्शंस। कैसे? एक सबसे पहले आता है प्लानिंग, फिर आता है ऑर्गेनाइजिंग, फिर आता है स्टाफिंग, फिर आता है डायरेक्टिंग, और फिर आता है कंट्रोलिंग। ठीक है ना। तो जब तक आप प्लानिंग नहीं कर लेते तब तक आप ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, तब तक आप ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। जब तक आप ऑर्गेनाइज नहीं करोगे तब तक आप स्टाफ नहीं करोगे। जब स्टाफ नहीं होगा तो डायरेक्ट किसे करोगे, जब डायरेक्ट नहीं होगा तो कंट्रोल किसे करोगे। तो ये क्या है, ये एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। कैसे हैं ये एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। जब तक पहला फंक्शन कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप दूसरे फंक्शन को ऑपरेट नहीं कर सकते। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, प्रोसेस कहा गया है। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कंसिडरेशन इन एफिशिएंसी। सबसे पहले इन एफिशिएंसी में सबसे पहले जो कंसिडर किया जाता है वो क्या किया जाता है बताइए? टाइम, कॉस्ट, मटेरियल या वर्कर्स? बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? कॉस्ट, ये बात ध्यान में रखेंगे, है ना। चलिए, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, अभी मैंने बताया था। वर्क, पीपल और ऑपरेशन, 3, है ना। चलिए मैनेजमेंट कैन नॉट बी कॉल्ड एन एग्जैक्ट साइंस, सही बात है। मैनेजमेंट डील्स विद कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद एक्यूरेसी, ये भी सही बात है भाई। जब तक आप किसी को चेक नहीं कर लोगे एक्यूरेसी के साथ, तब तक आप उस पर कोई भी चीज़ इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। और मैनेजमेंट में क्या आप कंज्यूमर को चेक कर सकते हो कि उसका क्या इंटरेस्ट है, क्या टेस्ट है? आप केवल आइडिया लगा सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और रीजन असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है। तो ठीक है ना, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, a management is a distinct process consisting of planning, organizing, executing and controlling, utilizing in each both science and art and followed in order to accomplish predetermined objective। जो प्रबंध है उसको एक प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग और कंट्रोलिंग, ठीक है ना, ये सभी शामिल है। और इसका जो यूटिलाइजेशन है वो एक विज्ञान और एक कला के रूप में किया जाता है, और साथ साथ में ये पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी काम करता है, ठीक है। तो इन तीन चीजों की बात की गई है। किसकी बात की गई? 3 चीजों की बात की गई है। एक तो प्रोसेस की बात की गई है, यूटिलाइजेशन की बात की गई, उपयोगी के लिए बात की गई है, और तीसरा ऑब्जेक्टिव्स के लिए बात की गई है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा जॉर्ज आर टेरी। ये डेफिनेशन किसने दिया है? जॉर्ज आर टेरी ने। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स एंड विद फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। प्रबंध जो है वो एक कला है ना, दूसरों से कार्य कराने की और उनके साथ एक फॉर्मली अपनत्व का समूह बनाने की। बताइए किसने कहा है? तो ये जो डेफिनेशन दिया ये हेराल्ड कूंट्स ने दी है। देखिए ये तो आपको याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि एक आध डेफिनेशन तो आपसे पूछ ही लेगा। तो पहली डेफिनेशन जहां पर 3 बात हुई है वहां पर किसकी बात हो रही है? जॉर्ज आर टेरी की। और यहां पर किसकी बात हो रही है? हेराल्ड कूंट्स की। नेक्स्ट, मैनेजमेंट में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय मींस ऑफ विच द पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अ पर्टिकुलर ह्यूमन ग्रुप आर डिटरमाइंड, क्लैरिफाइड एंड effectuated. Management is a multi-purpose organ that manage a business and manages workers and work. तो मैनेजमेंट के मल्टीपर्पज है ना, वो बिजनेस को भी मैनेज करता है, मैनेजर्स को भी मैनेज करता है ना, और वो काम को भी मैनेज करता है। बहुत सारी चीजें क्या कर रहा है? वो मैनेज कर रहा है। तो इस डेफिनेशन को किसने दिया है? इस डेफिनेशन को दिया है पीटर एफ ड्रकर ने, ठीक है ना। ड्रकर, डेराइव करना, जहां पर आप बहुत सारे जो मल्टीपर्पज है मैनेजमेंट के उनको पूरा करते हो या उनको डेराइव करते हो। जहां से जैसे रिलेट हो जाए याद रख लेना, क्योंकि होता है ना कई बार बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको डेफिनेशंस, ईयर्स, ऑर्गेनाइजेशंस के फुल फॉर्म ये सब याद नहीं होते। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट वे एंड द चीपेस्ट वे। मैनेजमेंट एक कला है जो ये बताती है, राइट, कि आप करना क्या चाहते हो, और ये देखना, ठीक है, कि जो आप करवाना चाह रहे हो क्या वो उसके बेहतर तरीके से किया जा रहा है और चीपेस्ट वे में किया जा रहा है। समझ आ रहा है? तो ये किसने डेफिनेशन दी है? ये डेफिनेशन दी है F.W. टेलर ने, जहां पर वो साइंस की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट,
मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल, ये किसने कहा है? ये कहा है मैरी पार्कर फॉलेट ने, ठीक है ना। और इन्हें मदर ऑफ मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। क्या? मदर ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है ना। जैसे फादर ऑफ मैनेजमेंट जो है हेनरी फ्योल है, साइंटिफिक मैनेजमेंट के एफ.डब्ल्यू. टेलर है, ऐसे ही इन्हें मैरी पार्कर फॉलेट को मदर ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एफिशिएंसी इज कंसर्न्ड विद, एफिशिएंसी किससे कंसर्न है? डूइंग राइट थिंग्स, डूइंग थिंग्स राइट, या अचीवमेंट एंड रिजल्ट, या नन ऑफ दीज। एफिशिएंसी का मतलब होता है सही चीजों को सही तरीके से करना, ठीक है ना, डूइंग थिंग्स राइट। नेक्स्ट, एक मैनेजर है, ऑब्टेन्स द रिक्वायर्ड कैपिटल, उसको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, उसने 12% पर ले लिया जबकि मार्केट में उसका रेट 10% था। अब आप बताइए ऐसे मैनेजर को क्या कहोगे? मतलब कहने का, या बाजार गए, आपको टमाटर लेकर के आने थे, मार्केट में तो वो 50 रुपए किलो बिक रहे हैं और आप लिए 80 रुपए किलो। अब आप की मम्मी अब आपको क्या कहेगी? इफेक्टिव कहेगी कि बेटा बहुत इफेक्टिव हो, एफिशिएंट कहेगी या इनएफिशिएंट कहेगी, या ये कहेगी कि बड़े नालायक बच्चे हो तुम, 50 रुपए के टमाटर, 50 रुपए किलो के टमाटर 80 रुपए किलो में लेकर के आ रहे हो हैं? तो फिर तो कल को 100 रुपए किलो के सेब तुम 250 में लेकर के आओगे, तो तुम तो बड़े इनएफिशिएंट बच्चे हो भाई। समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, मैंने अभी अभी तो बताया है, एफ.डब्ल्यू. टेलर। हेनरी फ्योल कौन है? फादर ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है ना, जनरल मैनेजमेंट या मैनेजमेंट बिहेवियर के जो फादर है। मोस्ट, MOST, मोस्ट वेलकम, बताइए मोस्ट का फुल फॉर्म। मशीनरी, ऑफिस, स्टाफ एंड टेक्नोलॉजी, मिशन, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजीज और टेक्टिक्स, मैक्सिमम आउटपुट स्ट्रेटेजी टूल्स, मैनेजर, ऑपरेटर, सेलर एंड ट्रेडर। बताइए। मोस्ट, मोस्ट है मिशन, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजीज और टेक्टिक्स, याद रखना। चलिए, पॉलिसीज आर समटाइम्स डिफाइंड एज, पॉलिसीज को किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है? शॉर्टकट ऑफ थिंकिंग, शॉर्टकट तो कुछ होते ही नहीं है ना, शॉर्टकट तो कुछ होते ही नहीं है। एक्शन प्लान, पॉलिसीज को एक्शन प्लान कहते हैं, या सब्सटीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजी कहा जाता है, या सब्सटीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अथॉरिटी कहा जाता है। मैनेजमेंट अथॉरिटी का तो नहीं आएगा। अब बच्चे दो बताओ क्या? सब्सटीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजी, जो आपने स्ट्रेटेजी बनाई है उसका सब्सटीट्यूट होता है क्या? पॉलिसीज, ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। द बुक द फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट वॉज पब्लिश्ड बाय, फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट, बताइए। विलियम गिलबर्ट, हेनरी है ये, हेनरी फ्योल, एफ.डब्ल्यू. टेलर या रॉबर्ट ओवन? तो साइकोलॉजी ऑफ साइकोलॉजी ऑफ मैनेजमेंट जो दिया वो विलियम गिलबर्ट ने दिया। किसने दी है? विलियम गिलबर्ट, ठीक है। साइकोलॉजी की बात कौन करते हैं? गिलबर्ट। साइकोलॉजी गिलबर्ट, मैनेजमेंट विलियम, ठीक है। नेक्स्ट, द मोस्ट सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट स्किल्स आर, बताइए। टेक्निकल होना चाहिए, ह्यूमन होना चाहिए और कॉन्सेप्चुअल होना चाहिए। टेक्निकल होना चाहिए, बिहेवियरल होना चाहिए या कॉन्सेप्चुअल होना चाहिए। सिस्टमैटिक होना चाहिए, ह्यूमन होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल होना चाहिए। टेक्निकल होना चाहिए, ह्यूमन होना चाहिए और कॉग्निटिव। कॉग्निटिव वाली बात तो हटा दो, सिस्टमैटिक वाली बात हटा दो, टेक्निकल होना चाहिए, बिहेवियरल वाली बात हटा दो। तो टेक्निकल होना चाहिए, ह्यूमन होने चाहिए और कॉन्सेप्चुअल होना चाहिए, तो ए वाली बात सही हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मैनेजमेंट शुड फाइंड द बेस्ट वे टू परफॉर्म अ टास्क, विच टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट स्टेट्स दैट। फाइंड द वन बेस्ट वे, जैसे अब आपका केवीएस का एग्जाम है, उसकी प्रिपरेशन करने के आपके पास 4 प्लान है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा।
अब क्या आप चारों पर ही काम करोगे? एक और ले लो, 5 प्लान है, क्या आप चारों पे काम करोगे क्या? आप तो कोई एक बेस्ट वे चूज करोगे ना। तो बताइए क्या हो जाएगा, टाइम, मोशन, फैटिक या मैथड? करेक्ट किसके साथ चला जाएगा? मैथड के साथ। सही मैथड यूज करना। द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड रिसेंबल्स, यूनिटी ऑफ कमांड को और किस क्या कहा जाता है? मिलिट्री, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो खत्म हो जाएगा जब ये दोनों हट गया, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। ये तो बहुत आसान है। मिलिट्री में एक ही व्यक्ति आदेश देता है ना, जवानों सीधे हो जाओ, तो सारे एक लाइन से सीधे हो जाते हैं, है ना। यूनिटी ऑफ कमांड। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ थिंकर ऑफ मैनेजमेंट हैज डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ वेरिएशन? थ्योरी ऑफ वेरिएशन किसने दिया था? थ्योरी ऑफ वेरिएशन बताइए किसने दिया था? थ्योरी ऑफ वेरिएशन दिया था एडवर्ड डैमिंग ने। थ्योरी ऑफ वेरिएशन किसने दिया था? एडवर्ड डैमिंग ने। चलिए, ये तो याद करने वाली चीज है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल कंसंट्रेट्स ऑन द शॉप फ्लोर लेवल ऑफ एक्टिविटी? अगर आपको शॉप फ्लोर लेवल ऑफ एक्टिविटी पता होगा कि शॉप फ्लोर लेवल क्या होता है, तो आप आसानी से इसका आंसर दे दोगे। शॉप फ्लोर होता है साइंटिफिक, क्या होता है? सॉरी, प्रोडक्शन। शॉप फ्लोर लेवल किसको कहते हैं? प्रोडक्शन को कहते हैं। किसको कहते हैं? प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन हाउस की बात किसने करी है? फ्यूल ने तो करी नहीं है। तो जब ये दोनों नहीं है तो ये खत्म हो गया, ये हमारा होता नहीं है, तो टेलर बचा। ये आप देख रहे हो ना पिक्चर्स में, स्प्रेड द क्रॉप्स, इसका मतलब क्या होता है? यूनिटी इन डायरेक्शन, ये तो अपना अलग मैनेजमेंट है। यूनिटी इन स्ट्रेंथ, ये भी हो सकता है। यूनिटी ऑफ अथॉरिटी, ये पता नहीं है कि नहीं है, ये तो नहीं है। बताओ इनमें से कौन सा सही है? दो ऑप्शन में तो तुम्हें फंसा ही दूंगा। बताइए, स्प्रेड द क्रॉप्स, ऑथोरिटी में कभी भी यूनिटी नहीं होती। यूनिटी ऑफ स्ट्रेंथ, यूनिटी इन स्ट्रेंथ, सॉरी। मैनेजमेंट इज अ ऑर्गन, राइट? ऑर्गन कैन बी डिस्क्राइब्ड एंड डिफाइंड ओनली थ्रू देयर फंक्शन। दिस डिफाइन वॉज गिवन बाय। ऑर्गन को आप उसके किसके बेसिस पर बता सकते हो? उसके फंक्शनिंग के बेसिस पर, है ना। तो पीटर एफ ड्रकर, टैरी, लुइस एलन, हेनरी फ्योल, तो इसका पता होगा तो कर दोगे। पीटर एफ ड्रकर। ऑर्गन की बात कौन करता है? पीटर एफ ड्रकर। चलिए, मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर डज, किसने कहा? मैनेजर इज व्हाट मैनेजर डज, लुइस एलन। किसने कहा है? लुइस एलन ने कहा है। टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कंपाउंड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय, बताइए। प्लान, ऑर्गेनाइज, कंपाउंड, कोऑर्डिनेट और कंट्रोल किसने कहा है? हेनरी फ्योल। ये इसके फंक्शंस हैं। एक, ठीक है ना, ये इनके क्या है? फंक्शंस हैं। चलिए, कुल मिलाकर के कोशिश तो यही की है कि बेटा इस वीडियो के अंदर तुम्हारा सारा कुछ कवर अप हो जाए, है ना। तो मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू विद एन इनफॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड। मैनेजमेंट की एक कला है, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद एन इनफॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड। बताइए किसने कहा है? हैरोल्ड कुंट्ज ने। किसने कहा है? हैरोल्ड कुंट्ज ने कहा है। ठीक है, डेफिनेशन सारी लेने की कोशिश की है ताकि सारा कुछ इंक्लूड हो जाए। ठीक है, मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप। किसने कहा है? डोनाल्ड जे क्लफ ने। किसने कहा है? डोनाल्ड जे क्लफ ने। ठीक, ये इनको डेफिनेशंस को एक जगह पर ना लिख लेना, ये इनके स्क्रीनशॉट ले लेना। या फिर ल्यूथर गुलिक क्लासिफाइज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एज पोस्टकॉर्ब, पोस्टकार्ड, पोस्टकॉर्ब या पोस्टो आरबीसी, जो भी है। बताइए, लिखा हुआ भी है पोस्टकॉर्ब, पोस्टकॉर्ब, है ना। तो पी, अच्छा ये दो, ये तो नहीं होगा। अच्छा ये दोनों सेम है, ये पोस्ट होगा। किसी को भी एक टी बना लेना ना, पोस्ट, POSDCORB।
ठीक है ना, पोस्ट कॉर्प, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ठीक है ना। सीओ हमारा एक है, कितना है, सीओ हमारा एक है, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग। किसने, अच्छा कई बार ये भी पूछ लेगा कि पोस्ट कॉर्प किसने दिया था, लूथर को लिखने के दिया था। कितने फंक्शंस होते हैं, 7 फंक्शंस होते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट बताया है हेनरी फ्योल। नेक्स्ट, पायनियर ऑफ ह्यूमन रिलेशन इज, ह्यूमन रिलेशन की बात कौन करते हैं, जहां पर भी ह्यूमन रिलेशन दिख जाए मायो लगा देना, एल्टन मायो। ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन रिलेशन पर बात करने वाला केवल एक ही व्यक्ति थे, एल्टन मायो। नेक्स्ट, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट वाज रिटन बाय, अभी तो बात करी थी जनरल मैनेजमेंट की, हेनरी फ्योल। सप्लाई ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज एंड हेल्प्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज, सप्लाई ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज एंड हेल्प्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज, बताइए। ह्यूमन मटेरियल रिसोर्सेज की बात मैंने कहा था ना, जब भी रिसोर्सेज की बात हो तो आप क्या चुनेंगे, ऑर्गेनाइजिंग, क्या चुनेंगे, ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट, an identified group of people contributing their efforts toward the attainment of goals is called, एक आइडेंटिफाइड ग्रुप लोगों का एक समूह जो अपने एफर्ट लगा रहा है ताकि वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति को कर सकें, तो वो जो इंडेफिनिट ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस, मैनेजमेंट या डिपार्टमेंट, बताइए। तो जो भी मैनेजमेंट सोच रहे हैं वो मैं पहले ही कट कर देता हूं, और जो डिपार्टमेंट सोच रहे हैं उसको भी मैं कट कर देता हूं। तो करेक्ट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट, स्टडी रिलेटिंग टू द फिक्सिंग टू द वर्किंग आवर विद द रेस्ट पीरियड टू रिक्यूप द एनर्जी व्हाइल परफॉर्मिंग इन अ जॉब इज कॉल्ड, काम करते करते थक जाते हैं, ब्रेक की जरूरत होती है इंटरवल को, तो उसके लिए जो हम है ना, तो उसके लिए जो हम स्टडी करते हैं उसको क्या कहा जाता है, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, वर्क स्टडी, बताइए। फैटिग, है ना, ठीक है। जब हमें वर्किंग आवर्स की बात करनी हो कि ये काम कितने टाइम में पूरा होगा, ठीक है, और जब हमें मूवमेंट्स की बात करनी हो, कैसे कैसे प्रोसेस वाली कहानी है, और जब हमें ऑपरेशन की बात करनी हो, ठीक है, फैटिग। एक होता है, पीछे हमने पढ़ा था मैथड स्टडी, जहां पर हम मैथड्स की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हैज द ऑब्जेक्टिव टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड, हमें कितने नंबर्स की आवश्यकता होगी, फ्रेम इंसेंटिव स्कीम एंड डिटरमाइनिंग लेबर कॉस्ट, और साथ साथ में हम उनके इंसेंटिव्स और लेबर स्कीम के भी बारे में बात करते हैं। कितने नंबर मतलब कोई कितने लोग इस काम को, जैसे 100 बॉक्सेस बनाने हैं, कितने बनाने हैं, ऐसे ऐसे 100 बॉक्सेस बनाने हैं, और कितने देर में बनाने हैं, तो 24 घंटे में बनाने हैं। कितनी देर में बनाने हैं, 24 घंटे में बनाने हैं। तो इस पूरे काम को ऑर्गेनाइज करने के लिए कितने लोगों की जरूरत होगी, तो ये आप किस में करोगे, टाइम स्टडी में। किस में करोगे, टाइम स्टडी में। क्लियर है। ये जो स्टडीज हैं ये किसने दी थी, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दी थी। किसने दी थी, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए। दिस टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ assembly line which is widely used in automobile companies these days as well। बताइए कौन सी साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक है ना, जो असेंबली लाइन को डेवलप करने में हेल्प करती है और आज की डेट में ऑटोमोबाइल कंपनीज में इसका यूज भी किया जाता है। बताइए उस टेक्निक का नाम। मोशन, स्टैंडर्डाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन, या मेथड स्टडी, या टाइम स्टडी। करेक्ट ऑप्शन जो जाएगा
मैथड पर जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एम्फेसाइज ऑन लॉजिकल एंड रेशनल, लॉजिकल और रेशनल डिसीजन, लॉजिकल और रेशनल, फिर भी पूरा पढ़ लेते हैं। ना कि, रेदर देन, ना कि बाइज्ड और प्रीजुडिस, पहले से परिकल्पना कर लेना यार इतना कम समय है, कैसे केवीएस का एग्जाम क्वालिफाई होगा, होगा नहीं होगा, इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्या होगा पता नहीं। आप क्या बनो, लॉजिकल बनो, रेशनल बनो, कि अगर हमारे पास इतने दिन है, 15 दिन है, 20 दिन है, 16 दिन है, 14 दिन है, जितने भी दिन है, हमारे पास इतने दिन है, सिलेबस इतना है, इतनी हमारी प्रिपरेशन हो चुकी है, इतना करना बाकी है, इतने आवर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, तो इसके अकॉर्डिंगली हम अगर स्ट्रेटेजी बनाएं तो हम इजीली अपने गोल्स को अचीव कर लेंगे, बशर्ते कि उस स्ट्रेटेजी से हम सेटिस्फाइड हों कि भाई हाँ मैं सेटिस्फाइड हूं कि जितना मैं कर सकता हूं मैं उसका 100 नहीं 200% दे रहा हूं। तो आपका जो डिसीजन होगा या आपकी जो स्ट्रेटेजी होगी वो कैसी होगी, रेशनल होगी और लॉजिकल होगी। तो उस कंडीशन में आपने जो डिसीजन लिया वो किस बेस्ड पर लिया। प्रोवाइडिंग मैनेजर विद द यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, वो मैनेजर्स को हेल्प, ये चीज मैनेजर को हेल्प करती है कि वो वास्तविकता जाके, है ना, कि भाई ये वास्तविकता है आपकी। साइंटिफिक डिसीजन कहलाएगा, मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट कहलाएगा, या ऑल ऑफ द अबव। साइंटिफिक डिसीजन, जहां भी लॉजिक और रेशनल की बात होती है साइंटिफिक होता है। ठीक है। हेनरी फ्योल, एफ.डब्ल्यू. टेलर बिलोंग टू द फॉलोइंग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, न्यू क्लासिक, मॉडर्न क्लासिक या अर्ली पर्सपेक्टिव। ये थ्योरी है ना, ये टाइम पीरियड हुए थे, न्यू क्लासिक टाइम पीरियड, मॉडर्न जो अभी चल रहा है क्लासिक और अर्ली पर्सपेक्टिव। तो ये दोनों किससे बिलोंग करते हैं, क्लासिकल स्कूल से। ठीक है। डैश अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू आइडेंटिफाई 4 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, सबसे पहले 4 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट किसने डिटरमाइन किए थे, हेनरी फ्योल। इसीलिए इनको फादर ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है। क्लियर है, चलिए। डैश इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ स्टेप्स टू बी टेकन टू अकॉम्प्लिश डिजाइन्ड गोल, प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस टू मेक डिसीजन और एक्शंस व्हाइल पार्टिसिपेटिंग। सीरीज ऑफ स्टेप्स की बात की जा रही है जिससे आप अपने गोल्स को क्या कर सको, पूरा कर सको। ठीक है ना, बताइए। वैल्यूज नहीं, टेक्निक्स, प्रोग्राम्स या एक्शन, बताइए इन तीनों में से क्या होगा। स्टेप ऑफ सीरीज जो कि आप ले रहे हो किसके लिए, ताकि आप अपने उद्देश्यों को पूरा कर सको, है ना। और वो क्या कर रहा है, वो आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहा है ताकि आप जब पार्टिसिपेट करो तो आपके जो डिसीजंस और एक्शंस हैं वो बिल्कुल क्या हो, सूटेबल हो। तो इन चीजों को क्या कहा जाता है, टेक्निक्स कहा जाता है। नेक्स्ट, इन द वर्ड्स ऑफ मीन्स नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मेंट टू डू, आप क्या चाहते हो कि वो व्यक्ति ये काम करे, और ये देखना कि वो अपने बेस्ट और चीपेस्ट वे में कर रहा है या नहीं कर रहा है। एफ.डब्ल्यू. टेलर। किसकी बात आती है यहाँ पर, एफ.डब्ल्यू. टेलर की। साइंटिफिक मैनेजमेंट है ये तो, है ना, पीछे भी आया था वाला क्वेश्चन। हु प्रपाउंडेड द पोस्ट कॉप, मैंने पीछे पोस्ट कॉप करा था, बताइए। तो वहां पर क्वेश्चन में था लूथर गुलिक। ठीक है, चलिए। हाउ मेनी फंक्शंस आर गिवन बाय हेनरी फ्योल, कितने दिए गए थे, 5। कौन कौन से थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग। कई बार आपसे लिखा हो क्वेश्चन ये भी बन जाएगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो बच्चे उसी को ऑप्शन को टिक कराते हैं। जबकि जो हेनरी फ्योल थे उन्होंने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग दिया था, जिसको POCC के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, 3 मैनेजरियल फंक्शन किसने दिए थे, RC डेविस, कून्स, हेनरी फ्योल या उर्विक। RC डेविस किसने दिए थे, RC डेविस ने दिए थे। एक बार देख लेंगे कि कौन कौन से दिए गए थे, है ना, और कमेंट भी कर देना अगर पता है तो। GR टेरी क्लासिफाइड मैनेजमेंट फंक्शंस इनटू, GR टेरी ने 4 फंक्शंस, मैनेजमेंट के 4 फंक्शंस दिए थे। ठीक है। और हु हैव क्लासिफाइड मैनेजमेंट फंक्शंस इनटू 5, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इन सब के स्टडी करने के बाद फाइनलाइज 5 फंक्शंस किए गए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ये किसने किए थे, ये किए थे कून्स एंड ओडॉनल ने। क्लियर है।
तो आई होप यहाँ तक आपने जो अपनी जर्नी है उसको क्या किया होगा, इंजॉय किया होगा, और वास्तव में आपको आज के क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग लगे होंगे और बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको आज मिली होगी। ठीक है, तो इसी तरह से जो है आप अपनी जो जर्नी है उसको कंटिन्यू रखिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो कनेक्ट हो सकें और उनको भी इन वीडियोस का एडवांटेज मिल सके। तो कुल मिलाकर के एक मज़ेदार सेशन रहा। 60 क्वेश्चंस थे और लगभग 50 मिनट्स में हम लोगों ने उनको क्या कर लिया है, अचीव कर लिया है। देखिए, जब क्वेश्चंस अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है और आप रिलेट कर रहे हैं, आपको एलिमिनेशन मेथड पता है, देखो जहाँ पर ईयर है, ऑर्गेनाइजेशन की फुल फॉर्म है, या ऑथर हैं या बुक हैं, यहाँ पर आप लॉजिक नहीं लगा सकते। यहाँ तो सीधा सीधा है कि अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है, तो ये वाली बात हो जाती है। लेकिन बाकी जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं वहाँ पर आप एलिमिनेशन मेथड को आसानी से यूज़ कर सकते हो। तो कुल मिलाकर के आज का जो वीडियो है यहाँ पर होता है समाप्त। मिलेंगे कल आपसे और नए वीडियो के बारे पर चर्चा करने के लिए, जहाँ हम डिस्कस करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट और प्लानिंग के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तब तक आप इनका रिवीजन कर लीजिएगा और जो आज टॉपिक्स कराए गए हैं आप उनको भी रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपके लिए उन्हें करना ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाए। बाकी मेरी तरफ से पूरी कोशिश जारी है कि भाई मैं आपको मैक्सिमम दे सकूं, और इसीलिए 100+ क्वेश्चन जो हैं वो कंटिन्यू डेली बेसिस पर कराए जा रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का एडवांटेज मिलेगा, है ना। और डेफिनेटली इस चीज़ का एडवांटेज आपको मिलेगा, बस बशर्ते आप अपनी थोड़ी सी मेहनत करें। ये सोच लो कि जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो यार तुम तो एस्पिरेंट्स हो, आप लोगों को यहाँ पर कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। और अगर आप उतनी मेहनत कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप सिलेक्शन ले करके जाएंगे, और अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको सोचने की ज़रूरत है कि कहाँ पर आपको काम करना है। यही आपका साइंटिफिक डिसीज़न होता है। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। बहरहाल वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए। मिलेंगे कल। जय हिंद।